हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट विशेषांक में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन, उन्होंने जो सरकार ने अभी इंटर स्टेट काउंसिल को रिन्यू करने का उसमें जो ज़रूरी बदलाव हैं, उन बदलावों को लाने का वादा किया है। इसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट इंटर स्टेट काउंसिल को किया जाएगा। तो उस ये जो डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया है उसका M.K. स्टैलिन ने स्वागत किया है और कहा है कि बहुत दिनों से, काफ़ी समय से वो इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको रिन्यू करने की, उसे री एस्टेब्लिश करने की और उसकी जो मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स रेगुलरली करवाने की बात कर रहे थे और रेगुलरली उस मीटिंग को करवाने के लिए दबाव केंद्र सरकार पर बना रहे थे। तो इसी को लेकर जो सरकार ने अभी निर्णय दिया है। तो आज के इस विशेषांक में हम लोग देखेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है वो आखिर होती क्या है और इसका क्या कार्य होता है। तो चलिए बिना देरी किए आज शुरू करते हैं आज का टू द पॉइंट विशेषांक। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है वो आखिर होता क्या है। दोस्तों, यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए गठित किया गया है। इसमें जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं और जो इंटर सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है, सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन है, इन दोनों को ही मजबूत करने के लिए इस जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई है, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति इसे एक निकाय की तरह गठित कर सकता है। परिषद मूल रूप से विभिन्न सरकारों के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। बेसिकली जो इसकी स्थापना की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 263 आर्टिकल के तहत की गई है, जो आर्टिकल राष्ट्रपति की पावर से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति चाहे तो इस प्रकार के काउंसिल्स का गठन समय समय पर कर सकता है, जिससे कि इंटर स्टेट का कोई भी डिस्प्यूट हो वो सॉल्व हो सके। और दूसरी तरह जो इन दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में और दो राज्यों के मध्य में जो कोई भी चर्चा हो, उस चर्चा को करने के लिए एक मंच मिल सके। बेसिकली इस जो इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने का जो मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि जो भी कोई दो राज्यों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो या सेंटर से किसी राज्यों का प्रॉब्लम हो, तो उनकी सभी राज्यों की एक मीटिंग यहाँ पे बुला ली जाती है और वो जो सभी राज्यों के जो लोग होते हैं उन्हें जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम इस मीटिंग में डिस्कस की जाती है। तो इसीलिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। 1988 में सहकारिता सरकारिया आयोग के सुझाव दिया था कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 1988 में सबसे पहले सरकारिया आयोग ने इसका सबसे पहले सुझाव दिया था। फर्स्ट जो यहाँ पर सजेशन आया था वो सरकारिया आयोग के द्वारा आया था। इसके बाद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अस्तित्व में आ गया था। परिषद के मुख्य कार्य राज्यों के बीच में विवाद की जांच और सलाह देना है, साथ ही उन विषयों की जांच और चर्चा करना है जिनमें दो राज्यों और संघ के समान हित निहित हैं। जिसमें भी जो इंटर स्टेट जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उन डिस्प्यूट को इसमें डिस्कस किया जाता है। जैसे कि वाटर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, रिवर वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, उनको इसमें डिस्कशन किया जाता है। साथ ही अगर मान लीजिए दो राज्यों के बीच में या संघ और राज्य के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसका भी डिस्कशन इसमें किया जाता है। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हुआ करते हैं, जिसके सदस्यों में विधानसभा वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सरकार नहीं है, जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहाँ पे जो प्रशासक होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्र की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मिनिस्टर भी इसके सदस्य होते हैं। 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर होते हैं, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, जो करंट इश्यूज इसमें क्या चल रहे हैं, क्यों इंटर स्टेट अभी चर्चा में है। मुख्य रूप से द्रमुक प्रमुख के नियमित बैठकों की कमी को हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि परिषद पिछले 6 वर्षों में केवल एक बार ही यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई है। जो M.K. स्टालिन है, उन्होंने
बताया है कि उन्होंने इस जो इशू को है उठाया है और कहा है कि पिछले 6 वर्षों में इसकी सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है, जबकि साल में 3 मीटिंग होना इसके प्रावधानों में निहित है। उसके बजाय भी यहाँ पर सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है और जुलाई 2016 के बाद में तो कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ये एक जो मीटिंग है वो भी 2016 से पहले ही हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। 1990 से अपने गठन के बाद निकाय केवल 11 बार ही मिला है दोस्तों। 1990 से लेकर आज देखिए 2022 चल रहा है, कितने 22 साल हो गए हैं और 22 साल में सिर्फ 11 बार ही यहाँ पे निकाय की मीटिंग हुई है, जबकि नियमानुसार वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, एक साल में 3 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, और जो कि सिर्फ 11 बार ही हुई है। 22 साल में 3 बार के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो 66 बार इसकी मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन जहां 66 बार नहीं होके ये सिर्फ 11 बार ही इसकी मीटिंग हुई है। 1/3 मीटिंग्स यहाँ पर ही कंडक्ट की गई हैं, जो कि बहुत ही कम है। हाल ही परिषद में पुनर्गठन को भी किया गया है। निकाय में अब स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 10 केंद्रीय मंत्री होंगे। जो भी यहाँ पे 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर लिए गए थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को 6 की जगह चेंज करके उसे 10 कर दिया गया है। मेजर चेंज है ये, इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष के रूप में परिषद के स्थायी समिति का पुनर्गठन करेंगे। स्थायी समिति का जो पुनर्गठन किया जाएगा उसकी उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात के मुख्यमंत्री स्थायी समिति में भी सदस्य होंगे। इसका जो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को एक स्थायी समिति बनाई जाएगी। उस स्थायी समिति के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो इसके चेयरमैन होंगे, और निर्मला सीतारमण तथा महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, ध्यान में रखिएगा आजकल इन चीज़ों पे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात के मुख्यमंत्री ही इसमें स्थायी समिति में लिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि किस में कौन से स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस काउंसिल के स्थायी समिति में सदस्य नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसमें सदस्य होंगे। इसके बाद तमिलनाडु में लंबे समय से एक परिषद की आवश्यकता की वकालत की जा रही है। 1969 में स्टालिन के पिता एम करुणानिधि ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया था, और इसके अलावा महीनों बाद उनकी सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.वी. राजमन्ना की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त कर दिया गया था। इस समिति में 1971 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि अंतर राज्य परिषद का तुरंत गठन किए जाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु ने ही इस तरफ कोई कार्य किया है। एम करुणानिधि ने अपने समय में इस जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी स्थापना किए जाने की वकालत की थी, और एक बाकायदा एक कमेटी बनाकर, जिस कमेटी में पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.वी. राजमन्ना जो हैं उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने 1971 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी थी, और उसमें कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद का तुरंत प्रभाव से गठन किया जाना चाहिए। चलिए आज समझते हैं कि जो इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी इंटर स्टेट काउंसिल में, उसमें किस प्रकार के डिसीजन इसमें लिए गए थे। वर्ष 2016 में बैठक में केंद्र राज्य संबंधों पर पूछी आयोग की सिफारिश पर विचार किया गया था, जो 2010 में प्रकाशित किए गए थे। दोस्तों इंटर स्टेट जो कमीशन है, जो काउंसिल है, उसमें सुधारों के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसे पुंछी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी सिफारिशें भी वर्ष 2010 में ही आ गई थी। चूँकि इंटर स्टेट काउंसिल की रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती हैं, इसलिए 2016 में जब इसकी मीटिंग हुई थी तो 2016 में इसे जिनकी जो सिफारिश है उनको इसमें रखा गया था। उस समय एम करुणानिधि ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की व्यक्तिगत रूप में से बैठक में शामिल नहीं होने पर आलोचना भी की थी। उस समय जब वर्ष 2016 में मीटिंग हुई थी इंटर स्टेट काउंसिल की, तो तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी जयललिता, वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होती, जिसके लिए करुणानिधि ने उन्हें काफ़ी कुछ कहा था। राज्यों के बढ़ते केंद्रीकरण के बीच संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना
जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, एक चिंता का विषय है। जो आर्टिकल 356 है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो विशेष परिस्थितियों में किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है। तो जो ये पावर जो राष्ट्रपति शासन के समय होती है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो ये पावर होती है, उसका भी विरोध इसमें किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो उस समय विपक्ष में थे, ने मांग की थी कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जो इसमें जो मांगें की जा रही हैं, जैसे कि ये राष्ट्रपति शासन वाली जो पावर होती है, इसको यूज़ तो हालांकि बहुत कम किया गया है, लेकिन ये भी स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम ही रहती है। अगर मान लीजिए पूरे देश में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक दो स्टेट जो बसते हैं जहाँ पर किसी अन्य पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम और इस प्रकार का डर हमेशा रहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ पर सरकार को स्थगित न कर दिया जाए। इसके अलावा जो नीतीश कुमार ने जो राज्यपाल के पद को हटाने की जो बात की गई है, इस पर भी एक लंबी डिबेट जो है काफ़ी समय से की जा रही है कि राज्यपाल का जो पद है वो जो सरकार में है, स्टेट में सिर्फ एक दिखावे के लिए या साइनिंग अथॉरिटी के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो एक सेंटर का एक ऐसा कैंडिडेट बताया जाता है जो कि सिर्फ सेंटर के कार्यों को करने के लिए स्टेट में बिठाया जाता है। अगर स्टेट में किसी और पार्टी की अगर गवर्नमेंट होती है, तो उसमें प्रॉब्लम पैदा करने के लिए भी राज्यपाल को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो इसलिए जो राज्यपाल का जो पद है उसे हटाने के लिए भी काफ़ी सारा जो डिबेट और काफ़ी सारा चर्चा यहाँ पर की जाती है, तो उसको लेकर भी इसमें इंटर स्टेट काउंसिल में चर्चा की जा चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंटर स्टेट काउंसिल में किस प्रकार से किन मैटर्स का डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है। संवैधानिक तौर पर जो इसे मान्यता मिली हुई है, उसका भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित कई क्वेश्चंस कई बार प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है उसे ध्यान में रखिएगा, और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी पावर्स हैं उनका इसमें क्या यूज़ है उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपके जो कुछ दोस्त हैं जो फिल्म्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन वीडियोस के बारे में पता नहीं है, उनके साथ में इस वीडियो का शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी टू द पॉइंट विशेषांक में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।